हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ पार्ट 9 ऑफ द अक्टूबर दिसंबर करंट अफेयर्स सीरीज में, जिसमें कि हम जानेंगे इकोनॉमी एंड बिजनेस से रिलेटेड करंट अफेयर्स। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों 12 में से आज हम 7th जो टॉपिक है वो कवर करने वाले हैं, इकोनॉमी एंड बिजनेस। बाकी टॉपिक्स को मैं लिंक प्ले लिस्ट में दे दूंगा, आप वो प्ले लिस्ट चला के पहले के सारे टॉपिक्स भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं वो देख लेते हैं। हमेशा की तरह पहले इंडिया इज इन टेक्निकल रिसेशन, ये आरबीआई ने कहा है, ये जानेंगे। टेक्निकल रिसेशन क्या होता है वो जानेंगे। 3 नए मेंबर्स इलेक्ट किए गए हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ऑफ आरबीआई में। तो गवर्नमेंट ने जो नॉमिनेट किए हैं 3 मेंबर्स, वो कौन कौन से हैं उसके बारे में जानेंगे। थर्ड टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के वीडियो का, इसके बारे में जानेंगे। रीसेप साइंड विदाउट इंडिया, तो एक रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, एक एग्रीमेंट साइन किया गया है 16 देशों के बीच में ट्रेड के लिए। उसमें इंडिया भी था पहले, अब इंडिया ने विड्रॉ कर लिया था नवंबर 2019 में। उसके इंडिया के अलावा इस एग्रीमेंट को साइन कर लिया गया, तो इसके बारे में जानेंगे। इंडिया क्या कर सकता है आगे, उसके बारे में भी हम देखेंगे आज। फिर हम जानेंगे पाकिस्तान अभी भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट पे रहा, तो उसके बारे में जानेंगे। सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स का बेस ईयर रिवाइज करके 2016 कर दिया गया है, इस न्यूज आइटम के बारे में जानेंगे। कैबिनेट ने इथेनॉल का प्राइस हाइक कर दिया है। ब्रांड और लोगो एक नया कॉटन के लिए, इंडिया से जो कॉटन आती है वर्ल्ड ट्रेड में, उसको एक नया ब्रांड और एक लोगो दे दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा। तो वो लोगो क्या है और ब्रांड नेम क्या है उस कॉटन का, वो जानेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर हम देखेंगे लक्ष्मी विलास बैंक जो कि फेल हो गया था, उसको टेक ओवर किया गया है, उस पर मॉनिटोरियम लगा दी था आरबीआई ने। उसको किस बैंक ने टेक ओवर करा है उस न्यूज आइटम के बारे में जानेंगे। फिर हम देखेंगे कि आरटीजीएस सर्विस अब 24/7 होगी, इस न्यूज आइटम को देखेंगे। और फिर हम देखेंगे इंडिया पेमेंट बैंक ने डाक पे नाम की एक ऐप लॉन्च की है, इस ऐप के बारे में जानेंगे। और लास्ट में हम जानेंगे कि आईएमएफ का न्यू मेंबर बन गया है एंडोरा। एंडोरा एक कंट्री है, ये नया मेंबर बन गया है, इसको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे इसके, इस न्यूज आइटम को देखेंगे। तो दोस्तों पहले टॉपिक के साथ शुरू करते हैं हम। इंडिया इज इन टेक्निकल रिसेशन, आरबीआई ने कहा है। तो आरबीआई ने जो नवंबर 2020 में मंथली बुलेटिन निकालता है, उसमें एक चैप्टर दिया था स्टेट ऑफ इकोनॉमी पे। उसमें कहा गया था कि हमारी इकोनॉमी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गई है 8.6% से सेकेंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021 में। तो क्या हुआ कि फर्स्ट क्वार्टर में कोविड की वजह से 23.9% हम कॉन्ट्रैक्ट करे थे, हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करी थी। तो इस वजह से, क्योंकि 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स ऐसे हो गए जिसमें कि इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर गई है, तो टेक्निकल रिसेशन में हम आ गए। यानी कि टेक्निकली अगर रिसेशन की डेफिनेशन देखी जाए तो उसका मतलब होता है, रिसेशन टेक्निकली डिफाइंड है कि अगर किन्हीं भी 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में आपकी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है पिछले साल सेम क्वार्टर से, तो आप टेक्निकली रिसेशन में। तो इसी वजह से आरबीआई ने कहा था कि इंडिया जो है वो टेक्निकल रिसेशन में चला गया है। अगली न्यूज आइटम देख लेते हैं। 3 न्यू मेंबर्स ऑफ द एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है उसमें 3 नए मेंबर्स गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर लिए हैं फॉर 4 ईयर टर्म्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एमपीसी में 6 मेंबर्स होते हैं। 3 मेंबर्स कौन से होते हैं, जो गवर्नर होता है आरबीआई का, डेप्यूटी गवर्नर जो होता है आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड, और एक आरबीआई का ऑफिसर। 3 मेंबर्स ये होते हैं और 3 गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है या अपॉइंट करती है फॉर 4 ईयर टर्म्स। तो कौन कौन से 3 मेंबर्स नए नॉमिनेट किए गए हैं वो देख लेते हैं, अपॉइंट किए गए। आशिमा गोयल, जयंत आर वर्मा और शशांक भिड़े, ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। ये 3 नॉमिनेट किए गए हैं टू द एमपीसी, ठीक है। और एमपीसी का फंक्शन क्या होता है आपको पता ही है, मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करती है। पहले इंडिविजुअली गवर्नर डिसाइड करते थे, तो गवर्नमेंट ने उसको चेंज करके करंट गवर्नमेंट ने 6 मेंबर्स की कमिटी डिसाइड कर बना दी, जिस जो कि डिसाइड करेगी हमारे देश की मॉनेटरी पॉलिसी। पहले सिर्फ गवर्नर करते थे, और इनका जो फंक्शन है वो भी गवर्नमेंट ने डिफाइन कर दिया कि आपको इन्फ्लेशन टारगेटिंग करनी है, कि आपको इन्फ्लेशन जो है वो 4% के दायरे में रखनी है, ±2%। इसके दायरे में आपकी इन्फ्लेशन हमारी आनी चाहिए, उससे रिलेटेड पॉलिसी डिसीजंस आप लेंगे। तो ये है हमारी एमपीसी। और ये मैं आपको बता दिया कि इसमें 6 मेंबर्स होते हैं, और 3 आरबीआई के और 3 गवर्नमेंट के। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम देख लेते हैं हम। रीसेप साइंड विदाउट इंडिया, द लार्जेस्ट रीजनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट। ये रीजनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट है, बहुत सारे देश जो एक रीजन के मिलके एक ये ट्रेड एग्रीमेंट करा है, जिससे कि टैरिफ्स ट्रेड के और ड्यूटीज जो लगती हैं इंटरनेशनल ट्रेड में वो कम हो जाती हैं। बैरियर्स टू ट्रेड जो हैं वो कम हो जाते हैं इन देशों के बीच। तो इसमें 16 कंट्रीज हैं, आसियान की 10 कंट्रीज हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ कौन कौन सी 10 हैं।
और 6 कंट्रीज और हैं, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, कोरिया, जापान, न्यूजीलैंड एंड इंडिया। तो ये 6 थी और अब इसमें इंडिया जो है वो हट गई है, तो 5 ही और रह गई हैं इस एग्रीमेंट के अंदर। तो इसका फायदा मैंने जैसे कि बताया कि वर्ल्ड ट्रेड में प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के जो बैरियर्स हैं क्रॉस बॉर्डर, वो कम किए जा सके और ट्रेड ड्यूटीज कम की जा सके इन देशों के बीच में। और इंडिया ने इसमें नवंबर 2019 में पुल आउट कर लिया था। अब रीजंस देख लेते हैं कि इंडिया ने ऐसा किया क्यों था, क्यों इंडिया ने इससे पुल आउट किया था। तो पहला रीजन था कि हमारी एग्रीकल्चर और डेयरी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना था। हमारा सर्विसेज सेक्टर जो कि हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है हमारा जीडीपी में, उसको प्रोटेक्ट करना चाहती थी गवर्नमेंट। और चाइना का फैक्टर था, चाइना जो है वो उन इंडिया की कंपनीज को चाइना की मार्केट में कितना एक्सेस मिलेगा इस रिसेप में, वो डिफाइंड नहीं था, वो ओपेक था और क्लियर नहीं था। तो इसमें इसलिए उन्होंने कहा कि चाइना की कंपनीज तो ऑलरेडी इंडिया में इतना ज़्यादा बेच रही हैं और इंडिया की कंपनीज को चाइना में बेचने के लिए बहुत ऑब्स्टिकल हैं, वो क्लियर नहीं थे कि कैसे क्लियर होंगे इस रिसेप के साइन करने से। सोर्स ऑफ ओरिजिन इश्यूज थे, नो इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन थी, आप कितना भी इंपोर्ट कर सकते हैं इस, अगर आप ये ट्रीटी में साइन करते हैं या इस एग्रीमेंट में साइन करते हैं, तो इंडिया इसलिए डरा था। मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस का ऊपर एक चैप्टर था जो कि इंडिया नहीं चाहता था इसके अंदर हो। और इंडिया का जो ये 15 कंट्रीज हैं बाकी की, उनमें से 11 के साथ ऑलरेडी ट्रेड डेफिसिट है। तो अगर ये साइन करते एग्रीमेंट तो उनका ट्रेड हमारे साथ और बढ़ता और हो सकता है कि वो डेफिसिट ही और बढ़ जाता। तो ये इंडिया की रिजर्वेशंस थी इसको ना साइन करने के। अब इंडिया क्या कर सकता है, अब ये कंट्रीज तो आपस में अच्छे से ट्रेड कर पाएंगी, चाइना का फैक्टर और डोमिनेट करेगा इन कंट्रीज के अंदर जो आप मैप में देख रहे हैं, जो 15 कंट्रीज हैं, चाइना और बेच पाएगा। इंडिया के लिए और मुश्किल होगा इन कंट्रीज में बेचना, क्योंकि ये आपस में तो फ्री में बेच पाएंगे, बहुत कम टैरिफ में बेच पाएंगे। इंडिया के लिए टैरिफ लगाएंगे क्योंकि इंडिया रिसेप का पार्ट नहीं है। तो इंडिया के लिए क्या वे फॉरवर्ड है ये देख लेते हैं हम। तो पहला तो इंडिया इन कंट्रीज से इंडिविजुअल लेवल पे बाइलेटरल एग्रीमेंट्स वो कर सकती है नेगोशिएट, तो ये एक वे फॉरवर्ड है। या फिर इंडिया रिसेप को ही ज्वाइन कर सकती है। इंडिया को इन्होंने एक स्पेशल प्रिविलेज दिया है कि इंडिया जो 16 नेशंस में था ओरिजिनली, इसलिए इंडिया को 18 मंथ का जो कूलिंग पीरियड है बाकी किसी देश को ये एंटर कराने का, वो इंडिया पे लागू नहीं होगा। तो इंडिया उसको दोबारा सोच सकती है इन रिजर्वेशन को ध्यान में रखते हुए कि आर रिसेप में ज्वाइन कर ले। और तीसरा ऑल्टरनेटिव इंडिया का ये है कि यूएस, यूके और यूरोपियन यूनियन से वहां पे इंडिया एफटीए साइन करे ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा वहां पे सेल कर पाए, जो लॉस यहाँ पे होगा हमें वो वहां पे कॉम्पनसेट कर पाए। तो दोस्तों ये था रिसेप एग्रीमेंट जिसमें कि इंडिया पार्ट नहीं रहा। अगली न्यूज आइटम देख लेते हैं, पाकिस्तान स्टिल ऑन ग्रे लिस्ट। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने, जो कि एक पेरिस बेस्ड ग्लोबल वॉचडॉग है, उसने ये डिसाइड किया कि पाकिस्तान को अभी भी हम ग्रे लिस्ट पे रखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को इस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने 27 पॉइंट्स की एक लिस्ट दी थी जिसको कि पूरा करना था पाकिस्तान को, जिसमें से 6 वो अभी भी पूरा नहीं कर पाए हैं। तो इस वजह से उनको अभी भी ग्रे लिस्ट में ही रखा गया है। टेरर फंडिंग से रिलेटेड है ये, कि टेरर फंडिंग को कैसे कंट्रोल कर रहा है पाकिस्तान, वो ये क्लियर नहीं कर पा रहा है पाकिस्तान, और वर्ल्ड में जो टेरर फैला रहे हैं उन पे प्रॉपर एक्शन नहीं ले रहा है। तो इस वजह से 6 पॉइंट को ना पूरा करने की वजह से पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट भी नहीं करा और ना ही ग्रे लिस्ट से हटाया है। तो इसका मतलब क्या है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल कर देगा आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और यूरोपियन यूनियन से लोन लेने का या फाइनेंशियल एड लेने का। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। अगर ब्लैक लिस्ट हो जाते तो बिल्कुल ही नहीं ले पाते वो कहीं से भी एड। अभी तो ग्रे लिस्ट पे हैं तो फिर भी वो ले सकते हैं इन सबसे, लेकिन लिमिटेड वे में। लेकिन अगर ब्लैक लिस्ट हो जाते तो नहीं ले पाएंगे। तो पाकिस्तान को एक और अपॉर्चुनिटी दी गई है कि ग्रे लिस्ट से आप बाहर आ सके। और 2018 में जैसे कि मैंने कहा, इनको एक पूरी लिस्ट दी गई थी कि आपको ये एक्शन लेने होंगे अगर आप ग्रे लिस्ट से हटना चाहते हैं, और सारी डेडलाइंस उसकी पास हो चुकी हैं। फिर भी एक मौका पाकिस्तान को अभी भी दिया गया है। तो अगर ये ब्लैक लिस्ट में आ जाएगा पाकिस्तान, तो उनकी इकोनॉमी बिल्कुल शटर हो जाएगी। ऑलरेडी वो इतने लोन में है और उनकी इकोनॉमी स्टेबिलिटी सही नहीं है, कोविड की वजह से भी और ज़्यादा रिसेशन में चले गए हैं। तो अगर ब्लैक लिस्ट में आ जाएंगे तो बिल्कुल भी वो आईएमएफ, ना वर्ल्ड बैंक, ना यूरोपियन यूनियन, किसी भी वर्ल्ड एजेंसी से वो लोन नहीं ले पाएंगे। तो उनके लिए इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत टाइट हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंस है ग्रे लिस्ट का फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की। अगली न्यूज आइटम देख लेते हैं, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स वाला जो है उसका बेस रिवाइज कर दिया गया है। बेस जिसके पर हम इंडेक्स की एट प्रेजेंट क्या वैल्यू है वो निकालते हैं, तो 2016 कर दिया गया है इसके बेस ईयर को। ठीक है, तो ये याद रखना है
कि बेस ईयर चेंज करके 2016 कर दिया गया, पहले 2001 था। और इसको रिलीज कौन करता है नंबर को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं। तो सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स को रिलीज करता है लेबर ब्यूरो, जो कि एक ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का, ठीक। और इसको ऑल इंडिया बेसिस पे भी रिलीज किया जाता है, और 88 सेंटर्स जो है इंडिया में उन पे सिटी वाइज भी इसको रिलीज किया जाता है। इसका बेस ईयर 2016 कर दिया गया है। और इसका यूज क्या होता है, ये डीएनएस अलाउंस कैलकुलेशन में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की हेल्पफुल होता है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए जो डीएनएस अलाउंस है उसकी कैलकुलेशन में हेल्पफुल होता है, मिनिमम वेजेस इससे फिक्स करती हैं वेरियस स्टेट्स, और रिटेल इन्फ्लेशन का एक ये मेजर है, सीपीआई है, ठीक है। तो ये है सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स, जिसका बेस ईयर रिवाइज करके 2001 से 2016 कर दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज आइटम, कैबिनेट हाइक्स द एथेनॉल प्राइस। तो एथेनॉल का प्राइस जो है वो कैबिनेट ने 5 to 8% इंक्रीज कर दिया गया है। इससे फायदा क्या होगा, फार्मर्स को रेम्यूनरेटिव प्राइस मिलेगा उनकी उसका, और इंपोर्ट जो हम करते हैं ऑयल उसमें भी कमी आएगी। अब क्या है कि ये आपको पता है एथेनॉल शुगर बेस्ड इंडस्ट्रीज में बनता है ये, तो शुगर जो इंडस्ट्री है उसको भी सपोर्ट मिलेगी, वहां से किसानों को जो शुगर केन का प्राइस मिलता है उससे उसमें भी इंप्रूवमेंट आएगी। और इसका एम क्या है, हमारा एम है 360 करोड़ लीटर्स एथेनॉल प्रोडक्शन का, और हम जो अभी प्रेजेंटली 5% एथेनॉल ब्लेंडिंग करते हैं पेट्रोल के अंदर, अब वो हमारा टारगेट है 10% करने का बाय 2022 तक, और 20% करने का बाय 2030 अंडर द नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी। तो ये हमारे टारगेट्स हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग के पेट्रोल में, ठीक है। तो इसका फायदा वही है कि ये फार्मर्स को अच्छा प्राइस मिलेगा, और हमारे इंपोर्ट बिल जो है ऑयल का उसमें कमी आएगी। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज देख लेते हैं, ब्रांड एंड लोगो फॉर अ कॉटन इन इंडिया। तो इंडिया में जो कॉटन प्रोड्यूस होगी उसका फर्स्ट एवर ब्रांड और लोगो हमने लॉन्च कर दिया है। जो ये आप फोटो में देख रहे हैं ये होगा, कोई भी इंडिया की कॉटन अगर वर्ल्ड मार्केट में बिकेगी उसका नाम होगा कस्तूरी कॉटन इंडिया। तो ये उसका लोगो है, आप देख सकते हैं फोटो में, और नाम क्या होगा उसका, कस्तूरी कॉटन। तो इंडिया की जो प्रीमियम कॉटन वर्ल्ड मार्केट में मानी जाती है उसका नाम अब से हो जाएगा कस्तूरी कॉटन। और ये उसकी प्रॉपर्टीज हैं कॉटन की जो रिप्रेजेंट करती है, वाइटनेस, ब्राइटनेस, सॉफ्टनेस, प्योरिटी, लस्टर। तो एक तरह से ये जीआई टैग हो जाएगा कि इंडिया का कस्तूरी कॉटन है, ठीक है। और एक ऐप भी लॉन्च की गई है कॉट एली। तो ये आप ऐप का नाम याद रख सकते हैं। ये पूछा जा सकता है कि किसने लॉन्च की है, तो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है। और इसका फायदा क्या होगा फार्मर्स को, ये फार्मर्स को वेदर कंडीशन के बारे में बताएंगी, क्रॉप के बारे में बताएंगी, बेस्ट फार्म प्रैक्टिसेस कैसे कॉटन उगानी चाहिए उसकी इंफॉर्मेशन ये कॉट एली ऐप देगी फार्मर्स को, ठीक है। तो ये है कस्तूरी कॉटन इंडिया, ये आपको याद रखना है। लोगो का नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया को कॉटन को क्या कहा जाएगा, कस्तूरी कॉटन। लक्ष्मी विलास बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो लक्ष्मी विलास बैंक भी एक फेल होने वाली लिस्ट में आ गया था, जो कि अब जो है उसको बचा लिया गया है। और इसको कैसे बचाया है, इसका जो अमेलगमेशन है वो डीबीएस बैंक इंडिया ने कर लिया गया है, और डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड जो है ये इसको टेक ओवर कर लिया है। और इसका अप्रूवल दिया गया था अंडर सेक्शन 45 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। इस एक्ट के अंडर इसको डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज करने का फैसला ले लिया गया। डीबीएस एक सिंगापुर बेस्ड बैंक है जो कि इंडिया में उसकी सब्सिडरी काम करती है। अब ये लक्ष्मी विलास बैंक को टेक ओवर कर लिया गया इसको, ठीक है। तो इससे पहले आरबीआई ने इसको मॉरेटोरियम कर दिया पे प्लेस कर दिया था, और अपना एक नॉमिनेटेड एडमिनिस्ट्रेटर ने सुपरसीड कर दिया था पूरे इसके बोर्ड को। तो टीएन मनोहरन नाम के पर्सन ने टेक ओवर कर लिया था इसको, वो इसको एडमिनिस्टर कर रहे थे ड्यूरिंग द इंटरिम पीरियड। मार्च में यस बैंक आप जैसे जानते हैं फेल हो गया था, तो उसको एसबीआई ने सेव किया था 45% स्टेक लेके। तो लक्ष्मी विलास बैंक को डीबीएस बैंक ने टेक ओवर कर लिया है। इससे क्या होगा फायदा, डिपॉजिटर्स और पब्लिक और फाइनेंशियल सिस्टम का फेथ बढ़ेगा। अगली न्यूज देखते हैं, आरटीजीएस सर्विस नाउ 24/7 इंटू 365। जो रियल टाइम गॉस सेटलमेंट फैसिलिटी होती है उसको 24/7 कर दिया गया। आप घर बैठे बैठे कभी भी किसी टाइम भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं थ्रू आरटीजीएस। नेफ्ट को यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर को पहले ही 2019 में इसको कर दिया गया था। और इससे क्या होगा, इंडिया वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज होगी वर्ल्ड में जिसमें कि 24/7 ये फैसिलिटी अवेलेबल है।
तो थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है नेफ्ट, आरटीजीएस और आईएमपीएस में। तो मिनिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू नेफ्ट में 1 रुपये होती है, आरटीजीएस मिनिमम 2 लाख रुपए का होगा और आईएमपीएस 1 रुपये का होता है। पेमेंट ऑप्शन नेफ्ट में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ऑप्शन होते हैं, बैंक में जाके भी कर सकते हैं आप, ऑनलाइन घर से भी कर सकते हैं। आईएमपीएस आप वहीं ऑनलाइन करते हैं और आरटीजीएस आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों करते हैं। और मैक्सिमम ट्रांजेक्शन वैल्यू जो है आईएमपीएस में 2 लाख रुपए की है और नेफ्ट और आरटीजीएस में वेरी करती है, बैंक पे डिपेंड करता है। मेजर डिफरेंस क्या है सेटलमेंट का, नेफ्ट क्या होता है बैचेस में जाता है, आपने ट्रांजैक्शन अभी करी, आपका उसी समय ट्रांसफर नहीं होगा, जब एक बैच का टाइमिंग स्लॉट होता है उस टाइम के साथ अंदर जो जो ट्रांजैक्शन है एक बैंक में सारी एक साथ जाती हैं, बैच में जाती है। आरटीजीएस और आईएमपीएस रियल टाइम होता है, वो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन जैसे ही आप करते हैं उसी समय हो जाती है। और ये तीनों फैसिलिटीज 24/7 कर दी गई हैं। और अगली न्यूज देख लेते हैं, इंडिया पेमेंट्स बैंक जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का एक बैंक बनाया था, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसको एक नया ऐप इन्होंने लॉन्च किया है डाक पे के नाम से। ठीक है, इसका फायदा क्या होगा, इट विल प्रोवाइड डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन। डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन ही इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का मेन मोटिव था, क्योंकि पोस्ट ऑफिस जो इंडिया में फैले हुए हैं गांव गांव तक, उसको यूज करके एक बैंक बनाया गया था, उसकी रीच को यूज करके डिजिटल इंक्लूजन करनी चाहिए थी, फाइनेंशियल इंक्लूजन करनी चाहिए थी लोगों की गवर्नमेंट ने। तो उन्होंने ये ऐप लॉन्च की है डाक पे। इससे क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि किसी आप बैंक नॉर्मल ऐप से कर सकते हैं, वो इस डाक पे ऐप से आप कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, बिजली का बिल भर सकते हैं, पानी का बिल भर सकते हैं, मर्चेंट में आप कुछ बाय सेल कर सकते हैं। तो ये सब आप जो नॉर्मल ऐप से कर सकते हैं बैंक की, वो अब ये डाक पे ऐप है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की, उससे आप कर पाएंगे। ठीक है, और ये 100% ये सितंबर 2018 में बनाया गया था, 100% इक्विटी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। लास्ट न्यूज आइटम देख लेते हैं, आईएमएफ में एक नया मेंबर आ गया है, एक टाइनी कंट्री है यूरोप की, फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पे आप देख सकते हैं, मैंने मैप में दिखाई है, वो बन गई है 190th मेंबर स्टेट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि आईएमएफ की वो 190th मेंबर, लेटेस्ट मेंबर बन गई है। तो अंडोरा आपको नाम याद रखना है, फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पे है, ये भी आपको याद रखना है। और इससे फायदा क्या होगा इस कंट्री को, इट विल गेट, उसकी इकोनॉमी को रिव्यू करेगा आईएमएफ, उसको पॉलिसीज को रिव्यू करेगा, उनको टेक्निकल एडवाइस देगा, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के एनुअल मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर पाएगा एंडोरा। और एंडोरा कंट्री क्या है, इट इज अ स्मॉल कंट्री विद अ पॉपुलेशन ऑफ 77,000, जीडीपी उनका $3 बिलियन है, और ये हाई इनकम कंट्री में क्वालिफाई करती है। और कोविड के इसके टूरिज्म को हिट करा है, जो कि इसका 40% कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी पे, तो इसीलिए इनको सपोर्ट भी मिल पाएगी आईएमएफ की टू राइड ओवर द ट्रबल टाइम्स ड्यूरिंग कोविड। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें कि हमने देखा इकोनॉमी और बिजनेस से रिलेटेड सारे के सारे करंट अफेयर्स ड्यूरिंग अक्टूबर एंड दिसंबर 2020। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 10 में जानेंगे एनवायरनमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स। तो दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वही हमारा रिवॉर्ड है इस मेहनत का। और दोस्तों अगर आप नोटिफिकेशन करना चाहते हैं हमारे वीडियोस के, तो आप बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।